नमस्कार, मैं आशीष दलाल एडीआर लाइव देख रहे हैं आप। और फिलहाल हमारे साथ हैं डॉक्टर विनोद चौधरी, जो खेती को लेकर न किसानों को एक ऐसा फॉर्मूला बताएंगे। और इस फॉर्मूले को नाम दिया है नानक खेती का। ऐसा फॉर्मूला है जिसमें किसान बिना जहर डाले प्राकृतिक तरीके से खेती कैसे करे और दुगनी पैदावार कैसे ले। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। आपका ये फॉर्मूला जो है नानक खेती वाला, ये हम खुद भी समझना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, और किसान साथी जो देख रहे हैं या फिर जो दर्शक देख रहे हैं वो भी जानना चाह रहे हैं कि कैसे बिना जहर की खेती की जा सकती है और अच्छी पैदावार उस खेती से ली जा सकती है। बिल्कुल। तो देखिए, ये खेती का एक बहुत ही पुरातन तरीका है जी। ये अमेजन के जंगलों से लिया गया है। अच्छा जी। और इसको अंग्रेजी में पैराडॉक्सिकल एग्रीकल्चर भी कहते हैं और रीजनरेटिव फार्मिंग भी कहते हैं और भी बहुत सारे नामों से जानते हैं। मतलब विदेशों में इस फॉर्मूले को अपनाया जा रहा है। अपनाया बहुत बड़े लेवल पे जा चुका है जी। और सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान में इसके ऊपर काम हो रहा है। अच्छा। इंडिया के बिल्कुल बगल में। और अच्छा। इंडिया में हम इस मॉडल को लेके आए और बेहतरीन तरीके से हमने यहाँ इस्टेब्लिश किया जी। इस मॉडल की खास बात यह है कि ना तो आपको जहर की जरूरत है, ना बड़े ट्रैक्टरों की जरूरत है जी। ना ज्यादा यूरिया, डीएपी, केमिकल, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंजीसाइड, इन सब चीजों की जरूरत बड़े ट्रैक्टर भी नहीं चाहिए बिल्कुल नहीं चाहिए। अच्छा। जितने बड़े ट्रैक्टर इस्तेमाल करेंगे, जैसे मेरे दादाजी बोलते थे बड़े ट्रैक्टरों को कि ये ब्रह्म राक्षस है। अच्छा। इसको ज्यादा इस्तेमाल करोगे जमीन दब जाएगी जी। और जमीन जितनी कॉम्पैक्ट होगी उतना ज्यादा ऐसा हो जाएगा कि जड़ें भी गहरी नहीं जाएंगी पौधों की। तो अभी जो हम खेती कर रहे हैं बड़े बड़े ट्रैक्टरों से जी। उनसे हम क्या कर रहे हैं, साल में कम से कम 8-10 बार ट्रैक्टर निकाल देते हैं खेत से। हर इंच खेत का दब जाता है ट्रैक्टर से जी। और उसके पीछे हैरो, कल्टीवेटर, रोटावेटर, जो भी हम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ट्रैक्टर का वजन है लगभग 20 क्विंटल से 25 क्विंटल। हैरो कल्टीवेटर जोड़ने से उसका वजन हो जाता है लगभग 100 क्विंटल के करीब, क्योंकि उसके ऊपर टायरों के ऊपर प्रेशर पड़ता है। तो एक तो टायर जमीन को कॉम्पैक्ट कर रही है, दूसरा जो महीन पाउडर बन गया मिट्टी का वो जाके नीचे बैठ जाता है। तो हमने जमीनों के मुंह बांध दिए हैं। अगर हरियाणवी में बोले तो पंजाबी में इसको बोलते हैं कड़ा पै गया। कड़ा पै गया। तो कड़ा नीचे होने से, जैसे धान के खेत आपने देखे हैं, पेडलिंग जो करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि नीचे से जमीन मुंह बांध ले और जो बरसात का पानी वो नीचे ना जाए और पानी जो भरेंगे वो भी नीचे ना जाए। तो हमने लगभग सारी खेती का मॉडल ऐसा कर दिया है कि बार बार ट्रैक्टर इस्तेमाल करके, यूरिया, डीएपी और केमिकल इस्तेमाल करके और तमाम सारे जहर इस्तेमाल करके, और एक सबसे और खतरनाक चीज है वो है फ्लड इरिगेशन। जो पानी से हम जमीन को भर देते हैं वो सबसे खराब तरीका है। अच्छा, मतलब हाँ। खेत को, जिसमें खेत की सिंचाई भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, सिंचाई, किसी भी पौधे को पानी नहीं चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी पौधे को पानी नहीं चाहिए, उसको केवल नमी चाहिए। अगर आप पानी देंगे तो पौधा निमाटोड बैक्टीरिया या बाकी तमाम सारे फंजीसाइड आके खत्म हो जाएगा। अगर उसके नमी बना के रखेंगे तो वो पौधा ज्यादा अच्छा चलेगा। अच्छा। तो नियम है कि पानी नहीं देना है, नमी देना है। जमीन को सनलाइट नहीं चाहिए। अगर हम बार बार हैरो कल्टीवेटर मारेंगे या जो प्लाऊ हल मारते हैं हमारे किसान, उससे जमीन एक्सपोज होगी सनलाइट को, और जो उसमें कार्बन जमा था और जो जीवाणु थे वो सारे सनलाइट से मर गए। तो जमीन हो गई बर्बाद जी, है ना। मतलब इस फॉर्मूले को आप ये भी कह सकेंगे बिना सिंचाई के खेती कैसे करें। हाँ बिल्कुल, बहुत कम पानी में, नाम मात्र के पानी। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि जब हम बार बार हैरो कल्टीवेटर इस्तेमाल करते हैं तो जमीन एक्सपोज हो जाती है, कार्बन उड़ जाता है। कार्बन ही मुख्य तत्व है धरती में जिससे हमारा शरीर बनता है। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूं कि अगर आप अच्छे कार्बन वाला खाना खा रहे हैं तो आप बहुत ही शांत स्वभाव के होंगे और आप जम के काम करेंगे और आप भविष्य को लेके आसान्वित रहेंगे, आप तरक्की करते रहेंगे। अच्छा। लेकिन अगर आप यूरिया, डीएपी डाला हुआ खाना खा रहे हैं, ज्यादा यूरिया का, तो आप जिसको बोलते हैं इमीडिएट प्लेजर वाली चीजें ढूंढेंगे कि अभी मुझे कोई पार्टी करने को मिल जाए, नशा करने को मिल जाए, दारू पीने को मिल जाए, है ना, कुछ ऐसा जिससे आपको तुरंत कुछ मजा आ जाए जी। और ये यूरिया क्योंकि एस्ट्रल तत्व है, हवा में बहुत ज्यादा होती है ये जी। तो पंजाब में जो नशा लेने की प्रवृत्ति बढ़ी, अभी हरियाणा में बढ़ रही है जी, बहुत ज्यादा। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो खाने में डाले जाने वाला यूरिया भी है। नशा जो बढ़ रहा है उसको। बिल्कुल, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कार्बनिक खाना घटता जा रहा है और यूरिया का खाना बढ़ता जा रहा है। तो इससे क्या है, हमारी बॉडी स्टेबल नहीं होती, हमारा माइंड उतना अच्छे से काम नहीं करता है। तो ज्यादा केमिकल वाला खाना खाने से ना केवल हमारा शरीर कमजोर होता है,
मन भी कमजोर होता है, मन भी कमजोर और सोचने समझने की क्षमता भी कम होती है। तो इससे क्या होता है, ड्रग लेने की इच्छाएं बढ़ेंगी। ये चालू कैसे होगा, पहले ज्यादा चीनी खाने का मन करेगा, फिर फास्ट फूड खाने का मन करेगा, फिर कोई छोटा मोटा ड्रग लेने का दिल करेगा, फिर दारू पीने का ड्रग दिल करेगा, उसके बाद में बड़े नशे करने का दिल करेगा, क्योंकि वो शरीर अंदर से मांग रहा है कि मुझे कुछ खास तत्वों की कमी है, वो दो। और उसको लेने के चक्कर में हम बहुत सारे केमिकल खाते रहते हैं, जबकि हमें चाहिए वो खाना जिसमें अच्छा कार्बन हो, मिनरल्स हो, न्यूट्रिएंट्स हो, एंजाइम्स हो और प्राकृतिक भोजन हो, पौष्टिक भोजन हो। तो इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस खेती में है, जिसको हमने नाम दिया है नानक खेती। नानक खेती का नाम गुरु नानक के टाइम, जी, बाबा नानक के नाम से पड़ा है, क्योंकि मैंने साइंटिफिक तरीके से पूरी दुनिया की खेती जितनी भी किस्म की है उनको स्टडी किया, और उसमें सबसे बड़ा फिलोसोफर, गुरु और जो हमें गाइड उभर के सामने आता है, उनका नाम है बाबा नानक। वो अपने अंतिम दिनों में पूरी दुनिया का भ्रमण करने के बाद में खेती करते हुए अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, और वो एक संदेश देते हैं, किरत करो, मतलब काम करो, नाम जपो और बंड छको, कि काम करके आप कमाओ, उसमें से कुछ हिस्सा दान दक्षिणा में लगाओ, लोगों को खाना खिलाओ। जो लंगर का कॉन्सेप्ट है वो यहीं से आता है। अच्छा, वो जो बाबा नानक का है, हाँ, वो कॉन्सेप्ट ये लंगर वाला है, यही है कि भाई पहले कमाओ और फिर लोगों को कुछ खिलाओ भी। और नाम जपो, नाम जपो का मतलब है कि आप अपने दिमाग के ऊपर, अपनी बौद्धिक क्षमता पे काम करो, शांति से काम करो। अभी जो ड्रग और बाकी तमाम सारी जो दिक्कत हो रखी है, विदेशों में दौड़ के जा रहे हैं हमारे बच्चे, वो इसीलिए जा रहे हैं कि नाम जपना मतलब बौद्धिक विकास के ऊपर उन्होंने काम करना बंद कर दिया है। जी। और आपको जान के हैरानी होगी कि जो आज हम खाना खा रहे हैं, जैसे गेहूं सबसे ज्यादा और राइस, ये हमारा भोजन है ही नहीं। अच्छा, ये हमारा भोजन भी नहीं है। तो फिर ये किसका भोजन है? ये या तो पंख वाले चिड़ियों के लिए है, जो 2-4 हजार किलोमीटर लंबी यात्रा करती हैं, जैसे साइबेरियन जो पंछी आते हैं। दूसरा, सुअरों के लिए बहुत अच्छा है ये, क्योंकि उनका मीट बड़ा जल्दी बढ़ता है। एक किताब है जिसका नाम है द व्हीट बैली, उसको पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि डायबिटीज से लेके तमाम सारी जो बीमारियां अभी हो रही हैं, उनके पीछे सबसे बड़ा कारण गेहूं और राइस का हमारी डाइट में शामिल होना भी है। अच्छा। फिर मैं बाबा नानक का जिक्र करना चाहूंगा कि बाबा नानक जब भाई लालो के घर जाते हैं तो कोदरे की रोटी खाते हैं और कोदरे की खेती करते हैं। अब कोदरा का नाम हमारी यंग जनरेशन ने सुना ही नहीं होगा। हमने सुना कोंदरा, जिसकी बोलते हैं गांव में ना, वो कोंदरा घास है। अच्छा। ये कोदरा है, कोडो मिलेट्स बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। ये अलग है, ये तो मैंने पहली बार सुना है। ये पॉजिटिव भोजन है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो हमारी नई जनता है, बच्चे हैं जो इवन बुजुर्ग की कैटेगरी में भी आ गए हैं, उनको यही नहीं पता कि असली भोजन क्या है और नकली क्या है। हमें नकली भोजन गेहूं और राइस जो हाइब्रिडाइजेशन से आता है वो पकड़ा दिया, किसानों को बहुत ज्यादा पैदावार के लिए बोल दिया, हरित क्रांति के नाम पे उनको बहुत सारी भ्रांति बांट दी, और कुल मिला के 138 फसलें जो हरियाणा पंजाब में उगती थी, उसकी जगह मात्र 4 फसलों पे हम आ गए हैं, जिन पे एमएसपी मिल रहा है। हाँ, एमएसपी भी ढंग से नहीं मिल रहा है। तो अगर 138 फसलों का रकबा घटा के आप 4 फसलों पे आ जाएंगे तो पैदावार वैसे ही बढ़ जाएगी। और मोनोक्रॉपिंग का एक लाइफ स्पान होता है, वो खत्म हो चुका है। अभी हम जहर डाल के पूरे एक सैचुरेशन पे आ गए। अभी फसलें बर्बाद हो रही हैं, प्रोडक्शन घट रहा है, और पानी जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसको हम बर्बाद कर चुके हैं। जी बिल्कुल। और जमीनों को इतना कॉम्पैक्ट कर चुके हैं कि उसके ऊपर आप रेल भी चला लो तो भी रेल धसेगी नहीं अंदर। मतलब कठोर हो गई है बहुत ज्यादा। और वो कठोर ऐसे होती है कि जैसे मान लो ये जमीन है, इसके आपने बार बार इस पे हैरो कल्टीवेटर और रोटावेटर वगैरह चलाया, बार बार आपने इस पे जो भी खेती के इंस्ट्रूमेंट चलाया, ट्रैक्टर चलाया, तो इसका जो ऊपर का 4 इंच का हिस्सा होगा ये तो नरम हो जाएगा, उसके नीचे जो पक्की एक लेयर बाय लेयर जमती रहेगी, और ये लेयर लगभग 7 इंच से लेके और 25 इंच तक हमें मिली है अभी अलग अलग जगह पे। अच्छा जी। तो ये जमीन इतनी टाइट हो जाती है जैसे ये पक्का फर्श। अभी जो हम खेती कर रहे हैं वो ऐसी खेती है कि सड़क पे ऊपर 5 इंच मिट्टी डाल के जो खेती करेंगे वही खेती अभी हम खेतों में कर रहे हैं। मतलब पक्की सड़क, अगर इस जगह पे ये पक्का फर्श है, इस पर 4-5 इंच मिट्टी डाली और फिर खेती करें तो हो जाएगी। वही खेती हम खेतों में अभी कर रहे हैं, क्योंकि हमने जमीन को नीचे से पूरी तरह बहुत सी जगह इसको नाम दे दिया रूफ फार्मिंग का।
हाँ, जो छत पे भी खेती करी जा छत पे भी खेती कर रहे हैं, लेकिन वो फर्जी तरीका है। ये गमले में गेहूं और क्या क्या चीजें आप उगाएंगे, कितना देर उगाएंगे, तो इसको बोलेंगे हार्ड पैन। जो हार्ड पैन है या कड़ा है, इसकी वजह से क्या होता है, जमीन हो जाती है कॉम्पैक्ट पूरी। ऊपर आप 4-5 इंच में जो खेती कर रहे हैं, इसमें बार बार हैरो, कल्टीवेटर, यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, पानी, फ्लड इरिगेशन ये आप लगाते रहेंगे और आपकी फसलें साल दर साल कमजोर होंगी। कमजोर फसलों में ज्यादा कीड़े लगेंगे, फिर आप ज्यादा फंगीसाइड और जहरों का इस्तेमाल करेंगे, फिर पेस्टिसाइड को बढ़ावा मिलेगा। जी। इसके नीचे होती है नरम जमीन, जो नेचुरल प्राकृतिक। अच्छा, जो कठोर हिस्सा है वो सिर्फ 7.25 इंच जो हाँ, 7 इंच से लेके 25 इंच तक करीब होता है, सिर्फ इतना। तो हमने क्या किया कि एक मशीन बनाया जिसको हम बोलते हैं सबसॉइलर जी। ये जैसे मान लो कि ये ट्रैक्टर है, तो इसके पीछे हम एक हल जोड़ते हैं जी। वो हल होता है लगभग 3 फीट गहरा। अच्छा, ये 3 फीट गहरा हल क्या करेगा कि इस जमीन को काट देगा। जो 7 इंच से 25 इंच तक का टुकड़ा है उसको कवर करेगा ये। हाँ, उसको काट देगा। और काटेगा कैसे, जैसे आप बर्फी जमाते हैं थाली में, ठीक उसी तरीके से इसको काट देगा। जैसे ये मान लो हमारा खेत है जी, तो इसमें पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हम ऐसे ऐसे 5-5 फीट की दूरी पे इस हल से हम जमीन को काट देंगे। कई किसान अभी इस्तेमाल कर रहे हैं इसको अलग अलग जगह पे। हरियाणा में भी हो रहा है सर? हाँ, हरियाणा में बहुत सारी जगह पे हो रहा है। हिसार में हमने फार्म विकसित कर दिए हैं, फतेहाबाद में हो गए हैं और भी बहुत सारी जगह पे जी। तो इस तरीके से जब हम जमीन को काट देंगे तो जो 3 फीट गहरा कड़ा था वो टूट जाएगा। फिर इसमें एक बार फ्लड इरिगेशन करेंगे, इसमें पानी भर देंगे। उसके बाद में जो ऊपर की 4 इंच नीचे का जो हार्ड पैन था वो और उसके नीचे की नॉर्मल जमीन मिलके एक हो जाएगी। अच्छा जी। जब एक हो जाएगी तो वो नरम मुलायम जमीन हो गई। उसमें पहले तो क्या सरिया भी नहीं जा रहा था, अभी जड़ भी जाएंगी पौधों की नीचे गहरी, और उसमें पानी भी जो बरसात का होगा वो गहरा जाएगा। तो ग्राउंड वाटर की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। अच्छा। तो हमारा जो बरसाती पानी है वो नीचे जाएगा तो ग्राउंड वाटर भी ऊपर आएगा। मतलब जो ग्राउंड वाटर की आज समस्या आ रही है वो पेस्टिसाइड के कारण, या फिर जो ये जो 7 इंच से 25 इंच तक का टुकड़ा आपने बताया, उसकी वजह से हो रहा है? हार्ड पैन की वजह से हो रहा है ये। तो हार्ड पैन इतना हार्ड होता है कि उसके नीचे से पानी भी क्रॉस नहीं करता है। तो अगर हमने इस तरीके से काट दिया जमीन को तो नीचे पानी भी जाएगा और पौधों की जो रूट जोन है वो भी गहरी जाएगी। अगर वो नीचे गहरी जा रही है तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि पौधा ज्यादा ताकतवर होगा, जमीन से ज्यादा न्यूट्रिशन लेगा, और जमीन में जितना पौधे को जरूरत है उससे सैकड़ों हजारों गुना ज्यादा न्यूट्रिशन होते हैं। ये यूरिया, डीएपी और केमिकल बेचने के चक्कर में हमें एक सगुफा पकड़ा दिया कि आपको ये डालते रहना पड़ेगा, क्योंकि आपने टेक्निक गलत चुनी है, इसलिए ये डालते रहना पड़ेगा जी। आप देखिए कि हमारे टिब्बों में, राजस्थान के आसपास में या हरियाणा का जो भिवानी वाला एरिया है, तो वहां पे जाटी और बहुत सारे पेड़ पौधे खड़े रहते हैं। उनको किसी यूरिया, डीएपी, पानी की जरूरत नहीं, क्योंकि उनकी जड़ें गहरी गई हुई है ना। तो अगर जड़ें हमारी फसलों की गहरी जाएंगी तो उसका फायदा क्या होगा, पानी वो नीचे से ज्यादा ले सकती हैं, उनको न्यूट्रिशन ज्यादा मिलेगा और उनको खड़ा रहने के लिए स्ट्रॉन्ग रूट मिलेगी, जड़ मिलेगी, तो हवा से वो गिरेंगे नहीं। उसके बाद में हम इस तरीके से बेड बना देंगे इस जमीन पे, काटने के बाद में, पानी भरने के बाद जो ये आपने इस तरीके बना रखी है, ये बेड है। मान लो कि ये ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर यहाँ से चलेगा, इस तरीके से ट्रैक्टर जा रहा है, तो ये एक टायर यहाँ पे जी। तो ये टायर यहाँ पे रहेंगे और जो बीच की जमीन है ये बेड बन जाएगा, मतलब 1 फीट ऊंची जमीन रहेगी। फिर ट्रैक्टर घूम के इस लाइन में आ गया, फिर यहाँ से घूम के ऐसे चला गया। तो ये बेड आपको एक बार बनाने हैं और लाइफ टाइम इस पे खेती करनी है। अच्छा, फिर अगर जुताई करनी है या फिर वो कुछ नहीं करना, फिर कुछ करना नहीं, एक बार बेड बना के ना खेती एक बार बेड बना दिया तो उम्र भर इसके ऊपर खेती करनी है। अच्छा, पहले ये करना है, हाँ, और इसके बाद फिर बेड बनाने हैं। और पहला स्टेप हो गया जमीन को 3 फीट गहरा काटना, उसके बाद में एक बार पानी भरना। अगर बहुत ज्यादा इसमें केमिकल इस्तेमाल हुआ है तो जमीन को सल्फ्यूरिक एसिड 4 लीटर पर एकड़ के हिसाब से उसकी धुलाई कर देंगे जमीन की जी। तो केमिकल, जहरीले तत्व वगैरह हैं वो घुल के नीचे बैठ जाएंगे, वो हमारे पौधों को नुकसान नहीं करेंगे, हमारी सेहत को नुकसान नहीं करेंगे जी। उसके बाद में इस तरीके का बेड बना देना है। बेड मैं आपको फोटो शेयर करूंगा, उससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ट्रैक्टर का टायर हमेशा यहाँ पे ही आएगा, ट्रैक्टर के बीच का हिस्सा जो होगा वो जमीन ऊंची हो जाएगी और इस ऊंची जमीन पे आप खेती करेंगे। अच्छा, जैसे मैंने पहले बताया कि पौधों को पानी चाहिए, पानी नहीं चाहिए, नमी चाहिए। तो इसमें पानी आप यहीं से देंगे, इसको फैरो बोलते हैं या नाली बोलेंगे।
पानी केवल इन नालियों में ही जाएगा, ट्रैक्टर केवल इन नालियों में ही जाएगा। अच्छा। तो ट्रैक्टर के टायर से जमीन थोड़ी कॉम्पैक्ट हो जाएगी यहाँ पे, तो जो पानी है दोनों साइड में चला जाएगा। इस नाली में पानी दिया तो इस बेड में भी जाएगा, उस बेड में भी जाएगा। सिर्फ नमी मिलेगी पौधे को, केवल नमी मिलेगी। उसके बाद में इस बेड जो ट्रैक्टर के बीच की जगह है सिर्फ उसमें ये बेड बनेगा। हाँ बिल्कुल, जो ट्रैक्टर के बीच की जगह है वो लगभग होती है 42 इंच की। 42 इंच, हाँ 42 इंच करीब होती है। तो ये 42 इंच 3.5 फीट के करीब आप मान लीजिए। तो इतनी एरिया में आप खेती करेंगे। और जो टायर है आप मान लो छोटा टायर डाल दिया इसमें 9 इंच का या 10 इंच का डाल दिया, तो इतनी ये नाली बन जाएगी जी। तो इस मॉडल पे खेती करनी है उम्र भर। अगर मान लो आपने इस पे गेहूं उगाया या सरसों उगाई है ना, सरसों आपने काट ली, उसके बाद में उसकी नाड़ बची सरसों की, जो फरडे से बचते हैं, उनको मल्चर मशीन से काट के इसी बेड के ऊपर गिरा दिया। अच्छा। तो आपने बेड को ढक दिया। हर साल इसके ऊपर कोई ना कोई घास फूस कचरा आप गिराते रहेंगे। और जो खरपतवार उगती है वो इस खेती में फायदेमंद चीज है। अच्छा जी। कोई भी पौधा जो खरपतवार के रूप में हम जानते हैं वो असल में जड़ी बूटी होती है। खरपतवार का मतलब होता है जड़ी बूटी, है ना, खारी जड़ी बूटी। अच्छा जी। और जैसे बथुआ है, बथुआ को बोलते हैं खरपतवार, लेकिन अमेरिका में 1 किलो बथुए के कैप्सूल तकरीबन 25, 30, 50 हजार रुपए में बिक रहे हैं। अच्छा, 1 किलो के कैप्सूल? बिल्कुल। तो अगर वो लाखों रुपए में वहां पे बथुआ का कैप्सूल बना के खा रहे हैं, तो क्या हम बथुए को खाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? हमारे खेत में उसको स्प्रे करके उसको खत्म कर दिया। हाँ, स्प्रे करके खत्म करेंगे तो आपके खेत के जीवाणु भी खत्म हो जाएंगे और धीरे धीरे आपका खेत भी खत्म हो जाएगा जी। तो जो कोई भी खरपतवार जिसको आप बोल रहे हैं, अगर वो आपकी फसल से नीचा है तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बस वो ऊंचा ना जाए। ऊंचा तब नहीं जाएगा अगर आप इस पे मल्चिंग करके रखते हैं। मान लो कि आपने इस जमीन को ढक के रखा जी। इसमें आपने ढकने के लिए पराली का इस्तेमाल कर लिया पहले, या आपने इसमें ढेंचा लगाया, ढेंचे को काट के इसके ऊपर गिरा दिया, है ना जी। और हमने जो मशीन है प्लांटर वो ऐसी बना दी है कि इसी बेड के ऊपर जितना मर्जी घास फूस और मल्चिंग मटेरियल गिरा हो उसके अंदर वो बिजाई कर सकती है। अच्छा जी। कटाई करने के लिए ट्रैक्टर के आगे रिपर लग जाएगा। आपको एक छोटा ट्रैक्टर चाहिए, लगभग 35 से 40 HP का एक ट्रैक्टर लगभग 100 एकड़ की खेती कर सकता है। एक 100 एकड़ की खेती? यस। एक ड्राइवर एक ट्रैक्टर ढंग से अगर वो ऑपरेट करना आता है, प्रॉपर मशीनें हैं, तो 100 एकड़ की खेती कर सकता है। अच्छा। फिर हम बात करते हैं पानी की। और बिना किसी खाद स्प्रे का कुछ नहीं करना, वो आपका खर्चा हो गया जीरो, है ना जी। खाद स्प्रे का खर्चा आपका जीरो। तो ये मान लो आपका पानी का नाली है या खड़ा है जी। इस पानी से केवल आप इनमें कनेक्शन कर देंगे, इन नालियों में ही पानी जाएगा, आपको और कहीं पानी देने की जरूरत नहीं। तो आप सोचिए कि पहले आप पूरे 1 एकड़ को, 1 एकड़ हो गया 198 बाई 220 फीट, 220 फीट, है ना। आप इतने बड़े एरिया को पानी से भर रहे थे। अभी ये 40 के करीब लाइनें बनेंगी, तो आप 40 फीट में पानी भर रहे हैं जी। तो 200 फीट 220 फीट में पानी भरना और 40 फीट में पानी भरना, वो भी नाली में, कितना कम पानी खर्च होगा? लगभग 25%। हाँ, 25%। और हर साल ये घटता जाएगा, लगभग 10 गुना कम पानी में आप खेती कर पाएंगे। मतलब 1 किले के पानी की, 1 किले का पानी अगर अपने को मिल रहा है तो 10 किले की खेती आप कर सकते हैं आराम से। मान लो किसानों के पास वैसे भी नहरी पानी की कमी है, 1 एकड़ का अगर आपके पास पानी है तो 10 एकड़ की खेती उस पानी से आप कर सकते हैं, है ना। तो पहले जैसे हम जिक्र कर चुके हैं कि पौधों को नमी चाहिए, पानी नहीं चाहिए। आपने देखा होगा खाड़े डोले पे उगे हुए जो पौधे होते हैं वो ज्यादा ताकतवर होते हैं। जब हम पानी देते हैं तो पानी से जमीन कॉम्पैक्ट हो जाती है और उसको पौधे को नुकसान होता है। तो इसलिए हमें बेड के ऊपर ही खेती करनी है। इसमें मान लो हम 5 लाइनें भी, जैसे गेहूं की उगानी है तो 5 लाइनों में हम उगा देंगे। आलू उगाना है तो बस आप इसके ऊपर बीज छोड़िए इस बेड के ऊपर और इसको पराली से या मल्चिंग से ढक दीजिए जी। आपको जमीन में भी नहीं दबाना। बेड है, ये बेड आपने बनाया है, हाँ। इस पे खेती अगर गेहूं की करना चाहे तो फिर उसकी अलग से मशीन नहीं, एक ही मशीन है, वो सारा काम करेगी। वो बेड भी बनाएगी, वो अगर मल्चिंग है तो उसमें आपका बिजाई भी करेगी। सिंपल अगर आपका बेड है तो भी वो बिजाई करेगी। इन नालियों में अगर खरपतवार जम गया थोड़ा बहुत तो वो भी सफाई करेगी। तो फिर किसान को एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी स्टार्टिंग में, अगर इस फॉर्मूले से खेती कर रहे हैं तो। हाँ, स्टार्टिंग में बहुत कम खर्चे में, मान लो कि 4-5 किसान मिलकर अगर खेती करते हैं तो एक ट्रैक्टर और एक जोड़ी मशीन मोर देन इनफ रहेगी, है ना।
मात्र 2-3 लाख रुपए के खर्चे में वो सारा सामान आ जाता है। मतलब 4-5 किसान अगर इकट्ठे होकर खेती करना चाह रहे हैं इस फॉर्मूले पर, तो 2-3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट होनी है। हाँ बिल्कुल। और इसका क्या है कि ये परमानेंट खेती है। मान लो कि किसान बागवानी करना चाह रहा है, तो यहाँ पे मान लो उसने किन्नू उगा दिए या संतरा उगा दिया या माल्टा या नींबू जो भी उगाना चाह रहा है, और इस बेड पे उसने ये सब उगा दिया, तो ये बीच वाला बेड खाली हो गया जी। इसके ऊपर आप जो मर्जी सब्जी वगैरह उगा सकते हैं ट्रैक्टर से, है ना। अच्छा, गाजर, मूली, धनिया, पालक, मेथी जो मर्जी आप उगा सकते हैं जी। और ये जो बेड, मान लो कि इस बेड के ऊपर एक पौधा है यहाँ पे, तो ये जगह खाली रहेगी, तो इस पे भी आप कुछ ना कुछ उगाते रहिए। अच्छा, इस मॉडल की खास बात ये है कि जितनी ज्यादा आप चीजें उगाएंगे उतनी ज्यादा पैदावार होगी। आमतौर पे किसान जो गेहूं लगाता है 1 एकड़ में, वो लगाता है 50 किलो के आसपास, अच्छा जी। जबकि हम इस मॉडल में 3 किलो गेहूं लगाते हैं, सिर्फ 3 किलो, मात्र 3 किलो। और फिर उससे पैदावार कितनी हो? पैदावार जो सामान्य में हो रही है उससे ज्यादा होती है। तो मतलब किसान अगर 50 किलो उगा के 60 मन की पैदावार ले रहा है, फिर 50 मन की पैदावार ले रहा है, हाँ, तो इसमें 3 किलो उगा के 3 किलो की बिजाई से 50 मन की, 50 मन या उससे भी ज्यादा होगी। और इस मॉडल में क्या है कि क्योंकि जहर नहीं डल रहा है, तो हर साल जो पैदावार है वो बढ़ती रहेगी। अच्छा, जैसे पहले के है सामान्य खेती में जिसमें जहर डाल रहे हैं, उससे जमीन हर साल कॉम्पैक्ट हो रही है, जीवाणु मर रहे हैं। इसमें हर साल जीवाणु बढ़ रहे हैं, हर साल जमीन ढकी रह रही है, तो ज्यादा अच्छी ताकतवर हो रही है। तो इसमें पैदावार हर साल बढ़ती रहेगी। और आपका जो केमिकल फार्मिंग है उसमें आपने देखा हो, कभी उखेड़ा आ गया, कभी सुंडी आ गई, कभी कुछ आ गया, तो फसल बर्बाद होती है, वो झंझट इसमें नहीं है। तो ये इसको बोलते हैं क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। मतलब जो क्लाइमेट का, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट के ऊपर जो हम बात कर रहे हैं आज के दिन, कि गर्मी बढ़ गई, कभी सर्दी बढ़ गई, जैसे इस साल भी सर्दी मात्र 20-21 दिन की पड़ी है ना। तो ये ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज है, इससे भी ये खेती बची रहेगी। और इस खेती में आप जो चाहे बिजाई कर सकते हैं। इसमें धान, गेहूं, सरसों, धान के बारे में बिल्कुल, धान के बारे में मिसकंसेप्शन है कि धान तालाब की फसल है। तालाब बना के लाखों करोड़ों एकड़ में, और हम भर देते हैं पानी से, ग्राउंड वाटर हम एक्सप्लॉइट करते हैं बहुत ज्यादा। और अभी जो ग्राउंड वाटर की रिपोर्ट आ रही है, 85% भारत के राज्यों में 85% एरिया में रेड जोन में जा चुके हैं, मतलब ग्राउंड वाटर है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। उसके नुकसान क्या हो रहा है, नीचे से आर्सेनिक और जो हानिकारक तत्व है वो भी आ रहे हैं, और वो हम जब पीते हैं तो कैंसर होता है, वो पीते हैं तो बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। और जो केमिकल जो हम खेती में खा रहे हैं वो भी हमें कैंसर से लेके तमाम सारी बीमारियां दे रही हैं। तो इस मॉडल की जो फ्रूट वेजिटेबल निकलेगा उसको हम बोलते हैं हीलिंग फूड। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, नेचुरोपैथी या नेचुरल केयर के लिए जो फ्रूट्स इस पे उगते हैं उसको बोलते हैं हीलिंग फूड। हीलिंग का मतलब हो गया कि अगर आप बीमार हैं और आप ढंग से ट्रीटमेंट बोल सकते हैं, ये खाना खाएंगे तो आपका ट्रीटमेंट होना चालू हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज्यादा न्यूट्रिशन है, एंजाइम्स हैं, विटामिन है, प्रोटीन है, और जो चीज चाहिए वो है। जापान की कंपनियां इस मॉडल से उगे हुए खाने को 7 से 10 गुना रेट में पाकिस्तान से खरीद रही है। अच्छा जी। हाँ, और वो हमसे भी खरीद सकती हैं अगर हम ढंग से बड़े लेवल पे इसकी खेती करें तो इस खेती का नुकसान कुछ नहीं है, फायदे हजारों हैं, है ना। और छोटे ट्रैक्टरों की, छोटी मशीनों की जरूरत पड़ेगी। तो मेन जो समस्या है, किसान सोच रहे हैं कि भाई अगर इतने छोटे हिस्से में खेती करेंगे तो पैदावार भी छोटी रहेगी, तो ऐसा कुछ तो नहीं है इसमें। इसमें उल्टा है। अच्छा, कि जैसे जब आपकी फैरोज होती हैं, ये 40 फीट आपकी जगह मान लो कम हो गई 1 एकड़ में, लेकिन 40 फीट जगह कम होने के साथ साथ में ये फसल को बढ़ने के लिए, पौधे की पैदावार के लिए ज्यादा जगह मिल गई, उसमें हवा को क्रॉस होने के लिए ज्यादा जगह मिल गई, सनलाइट का हार्वेस्टिंग के लिए ज्यादा जगह मिल गई, और इसको हम उत्तर दक्षिण दिशा में, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में इसको लगाते हैं, तो सनलाइट इसमें ज्यादा आती है, और सनलाइट यहाँ पे भी गिरती है। अच्छा, दिशा का ध्यान रखना है। दिशा का ध्यान रखेंगे तो ज्यादा अच्छी पैदावार होगी। उससे फायदा क्या है कि आपके खेत में फंगस नहीं आएगी, कोई भी हानिकारक कीड़े नहीं आएंगे। और इस खेती का एक और खास बात यह है कि क्योंकि बेड नरम है, जमीन नरम है, कॉम्पैक्ट नहीं हुई है, तो जड़ जो आमतौर पे गेहूं की मान लो 3 इंच में जा रही थी, है ना, आमतौर पे जो गेहूं हम उगा रहे हैं 3 इंच की जा रही है, इसमें 3 फीट से भी ज्यादा गहरी जाने का इसमें चांस है। गेहूं के पौधे की जड़ें? जी, किसी भी पौधे की जड़ें, गेहूं की भी 3 फीट से ज्यादा। छोटा पौधा हो गया नहीं सर? नहीं, गेहूं की जड़ें भी अगर उसको नरम मुलायम मिट्टी मिलती है तो वो 3 फीट तक गहरी जा सकती है। अच्छा जी। तो इसके अलावा मान लो आपने इस कंसेप्ट में, जिस तरह 1 एकड़ में अगर आप खेती कर रहे हैं तो उसकी
जो मतलब वो ढांचा जो उसका तैयार किया जा रहा है उसको मान के चलो इस हिसाब से अपन नॉर्थ साउथ में बिजाई की जी, लेकिन लास्ट में जब किसान उसको आड़ लगाना आड़ लगाना हाँ, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे भी षड्यंत्र उसका है नहीं, कि जैसे आपने बताया कि हवा पास नहीं हो रही है, हवा क्रॉस नहीं हो रही है, हाँ, तो वो चीजें मतलब पूरा खेत है उस खेत को चारों ओर से बंद कर दिया जिससे हवा उसको क्रॉस नहीं कर पा रही और फिर उसमें बैक्टीरिया ऐसे पैदा हो रहे हैं जो हानिकारक हैं स्वास्थ्य के लिए भी और उस फसल के लिए। जब हम पूरे खेत में मान लो ये 1 एकड़ का खेत है और आपने इसमें 1 इंच भी जगह छोड़ी नहीं, आपने सारे पे गेहूं उगा दिए और हवा और सनलाइट पास होने के लिए जगह नहीं छोड़ी, तो इसमें फंगस आएंगे, है ना। फंगस कहाँ पे आता है? जहाँ नमी ज्यादा हो, जहाँ पे बैड बैक्टीरिया पैदा होने के लिए जगह हो, है ना। इसमें यहाँ पे नमी ज्यादा नहीं होगी क्योंकि इसको नमी यहाँ पे चली जाएगी, पानी यहाँ पे लिमिटेड होगा और यहाँ से ही पानी देना है। इस बेड में हम पानी डायरेक्ट भर नहीं रहे हैं जी। तो ये जमीन के अंदर जड़ें हमेशा गहरी जाएंगी। जैसे मान लो मैं एग्जांपल दे रहा था आपको कि सामान्य तौर पे 3 इंच आपके गेहूं की पौधे की जो है वो जड़ें जाती है ना। ये मान लो आपका गेहूं का पौधा है तो इसकी 3 इंच सामान्य खेती में जाती है, 3 से 4 मैक्सिमम 5 इंच। लेकिन इसमें जमीन नरम होने की वजह से पहली साल मान लो 1 फीट गई, 2 फीट गई, अगली साल 3 फीट तक भी गेहूं की जड़ें चली जाती हैं। तो जो और इसमें मान लो आपने नींबू का पौधा या कोई भी बागवानी लगाई तो उसकी जड़ें जितनी ज्यादा गहरी जा सकती हैं वो जाएंगी। इससे क्या होगा कि पौधा ताकतवर होगा और बीमारियां नहीं आएंगी। बीमारी हमेशा कमजोर इंसान या कमजोर पौधे को ही लगती है, यहाँ पे कमजोरी नहीं रहेगी इसमें। अगर किसान इस फॉर्मूले की शुरुआत करना चाहे तो बागवानी से भी कर सकते हैं, कोई भी फसल होगा। ये यूनिवर्सल मॉडल है जी। ये लिया गया है जो अमेजन के फॉरेस्ट से। अमेजन का जंगल जो आप देखेंगे नदी वो इस तरीके से चलती है जी, आगे पीछे मुड़ती हुई जी। इसका मतलब क्या है कि जो पानी है वो निचाई में है, जैसे इसमें पानी है और पौधे इसके किनारों पे लगे हुए हैं और वो बहुत खूबसूरत और बहुत ताकतवर लगे हुए हैं जी। तो यहां से ये कॉपी किया गया मॉडल है ना। तो मतलब जैसे जंगल का निजाम है जो प्रकृति का बेहतरीन तरीका हो सकता है जो लाखों सालों से चल रहा है, उसकी एक कॉपी हमने मारा है यहाँ पे। जी जी जी। तो इस फॉर्मूले में पैदावार भी ज्यादा होगी या फिर जितनी पैदावार वो ले रहे हैं उतनी होगी, लेकिन इसमें खर्चा नहीं है, ये कैसे का? देखिए अगर आप टोटल पैदावार की बात करें कि सब खर्चा काट के और आपकी बचत कितनी है तो पहली साल में ये प्रॉफिटेबल है। पहली साल में और जितना मान लो कि गेहूं पहली साल में आपको नॉर्मल में 50 मन किले की हो रही थी तो इसमें मान लो 48 मन भी होगी, 1-आध क्विंटल का फर्क पड़ सकता है और वो भी ज्यादातर जगह पे नहीं पड़ता है, ज्यादा ही हो जाती है जी। तो आपका खर्चा तो कुछ लगा नहीं, तो आपकी टोटल पैदावार यहाँ पे ज्यादा हो रही है और हर साल इसमें पैदावार बढ़ेगी। केमिकल में हर साल घटेगी, खर्चा बढ़ेगा। तो फिर इसको जो इस पे जितनी भी खेती की जाएगी उसके जो पौधे हैं उनको पोषक तत्व कैसे मिलेंगे? इनके पोषक तत्व मिलेंगे जड़ें गहरी जाने से, सिर्फ जड़ें गहरी जड़ें जब गहरी जाती हैं तो पोषक तत्व तो इसके ऊपर कोई छिड़काव, कोई स्प्रे, कोई पेस्टिसाइड, कुछ भी पेस्टिसाइड केमिकल वगैरह छिड़कने की जरूरत नहीं है, ना ही इसमें कोई फालतू आपको तामझाम करने की जरूरत है। हमने एक बायोडाइजेस्टर ट्यूब जरूर बनाई है, एक आंत के जैसी लंबी ट्यूब होती है, काफी लंबी। इसमें आप गाय का गोबर या भैंस का गोबर या और इसमें गले सड़े फल सब्जियां वगैरह डाल सकते हैं तो ये बायोडाइजेस्ट होके एनएरोबिक कंडीशन में यहाँ से बियर जैसा पानी निकलता है तो इस पानी को आप इन नालियों में दे सकते हैं। ये एक्स्ट्रा मेहनत है अगर कोई करना चाह रहे हैं तो और ज्यादा पैदावार अगर लेना चाह रहे तो जी। लेकिन जो आपने फॉर्मूला बताया है सिर्फ इसी फॉर्मूले से जो है पैदावार उतनी पैदावार ले जा सकती है और खर्चा नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, खर्चा इसमें हर साल घटता जाएगा। मशीनों का खर्चा पहले साल हो गया, बाद में तो कोई खर्चा नहीं। तो किसान आपसे अगर संपर्क करना चाहे तो वो कैसे संपर्क करे सर? और संपर्क मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ 99 जी 88 06 04 77। तो मैं फिलहाल पंजाब विश्वविद्यालय में चेयरपर्सन हूँ डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी का जी। और मैं इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी प्रकृति का समाजशास्त्र कई सालों से पढ़ा रहा हूँ। अच्छा। और मैं इन सारे दुनिया के जो बेहतरीन मॉडल हैं उन पे रिसर्च कर रहा हूँ और मैं स्टूडेंट के लिए भी और देश दुनिया की जो अलग अलग जगह हैं उनके लिए भी कर रहा हूँ। अगर किसान आपको बुलाना चाहे तो आप कुछ ऐसे प्रोग्राम अटेंड कर पाएंगे? हाँ, अगर ज्यादा किसान इकट्ठे हैं तो मैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए जरूर जाऊंगा वहाँ पे।
जी। अब बाजरे की रोटी और लस्सी पीना बस अपने को। अच्छा जी। इतना काफी है, अगर आप ये पिला दें तो काफी है। जी बहुत बढ़िया जी इसके प्रोफेसर साहब। साथ ऐसे में मैं एक आध चीज और बताना चाहूंगा। जी ये जो हमारी गंदी हवा हो रही है उसका भी सॉल्यूशन है, क्योंकि इससे हवा जो शुद्ध होने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप केमिकल और जहर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं खेती में। जी पानी आपका जो हर साल कंटामिनेट हो रहा है, जिसमें आप बहुत सारी जहर डाल रहे हैं, वो भी खत्म हो जाएगा। तो आपका पानी भी शुद्ध रहेगा और ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। आप पूरे देश में देखेंगे पानी की समस्या, जो धरती का पानी है वो हर साल 10 फीट का टुकड़ा तो जोड़ते ही किसान, है ना। जो किसान है वो सीधा सीधा समझ जाएंगे कि 10 फीट का टुकड़ा जोड़ते रहे तो आप 10 साल में 100 फीट से नीचे चले जाएंगे और एक दिन तुरंत पानी खत्म हो जाएगा जो पिलानी के एरिया में हो चुका है। फिर ग्राउंड वाटर इससे रिचार्ज होगा, फिर सोयल और जो खाना है आपका वो बेहतरीन क्वालिटी का बनता रहेगा, जिससे आप बीमार नहीं होंगे। और नेचुरोपैथी अगर आप सीख जाते हैं, मान लो कि ये हमने फार्म डेवलप किया, इस फार्म के बीच में हमने इसमें 10-20 किस्म के फ्रूट वेजिटेबल लगाए, यहाँ पे एक घर बना दिया आपने, उसको आपने नेचुरोपैथी या आयुर्वेदिक सेंटर या फिर आपने जो एग्रो टूरिज्म का नाम दे दिया। अच्छा जी। तो किसान के खेत में अलग अलग देश दुनिया से लोग आके रहते हैं। अभी हमारे पास एक करनाल में सेंटर है, वहां पे विदेशों से बहुत सारे लोग आके रहते हैं। अच्छा जी, जिसको एग्रो टूरिज्म का एग्रो टूरिज्म। तो किसान की कमाई यहाँ पे एग्रो टूरिज्म से हो सकती है। आप चारों तरफ बैम्बो लगाएं, उससे कमाई हो सकती है। मोरिंगा लगाएं, उससे कमाई हो सकती है। इसमें भेड़ बकरियां रखें, उससे कमाई हो सकती है। आप एग्रो टूरिज्म बनाएं, नेचुरोपैथी अपनाएं। जैसे आपने अभी नवजोत सिंह सिद्धू की वाइफ है, नवजोत कौर सिद्धू, उनका केस सुना होगा कि कैंसर उनकी ठीक हो गई है 40 दिन में, और वो 4th स्टेज की कैंसर थी, वो बिल्कुल ठीक हो सकती है अगर आप सही खाना खाते हैं, गेहूं नहीं खाते हैं, राइस नहीं खाते हैं, दूध नहीं पीते हैं डायरेक्टली, पशुओं से आने वाला भोजन बंद कर देते हैं, और आप जो भी जहरीला खाना, पैकेट बंद भोजन है, सफेद जो जहर बोलते हैं, वो सब बंद कर देते हैं, और आप ऐसे मॉडल से निकला हुआ फल सब्जियां केवल खाते हैं, नंगे पैर कच्ची जमीन पे चलते हैं, सनलाइट में रहते हैं, शरीर के ऊपर मसाज वगैरह करते हैं, पानी की पट्टियां वगैरह करने का एक तरीका है, तो आप बहुत कम समय में कैंसर जैसी असाध्य बीमारियों को भी अपने शरीर से भगा सकते हैं। इसके अलावा कोई और बीमारी हो वो ठीक होनी चालू हो जाएगी, बशर्ते आप फार्मूला पता हो कि क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है जी, पूरा डाइट प्लान। हाँ, डाइट प्लान, ऑटोफैगी वगैरह भी है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज का जितना हवा चल रहा है, इससे भी हम बच सकते हैं। नहीं तो अगर ये मॉडल नहीं अपनाएंगे तो हमारी फसलें कभी भी निमाटोड बैक्टीरिया या उखेड़ा रोग और बाकी तमाम सारी चीजों से खराब हो सकती है। जी, तो बहुत बढ़िया लगा डॉक्टर साहब आपका फॉर्मूला ये आपने बताया है, और आप भी जो है डॉक्टर साहब के इस नानक खेती वाले फॉर्मूले को समझ चुके हैं और आपने देखा भी है। और डॉक्टर साहब का नंबर आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है, मैं बोल भी देता हूँ, 9988060477। इस नंबर पर अगर आप व्हाट्सएप करते हैं तो डॉक्टर विनोद चौधरी से आप संपर्क कर पाएंगे, और इस खेती के फॉर्मूले को लेकर न किसान जितनी भी जानकारी लेना चाह रहे हैं या फिर आपके मन में जो सवाल आ रहे हैं वो सब आप दूर कर सकते हैं, उन सवालों के आप जवाब ले सकते हैं, और बड़ा ही अच्छा किसान के लिए फॉर्मूला रहेगा, क्योंकि इस फॉर्मूले में कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट किसानों को नहीं करनी है, कोई ज्यादा खर्च नहीं करना है। जितनी भी पैदावार किसान इस फॉर्मूले से करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट होगा, वो सिर्फ फायदा होगा। तो इस फॉर्मूले को लेकर आपके मन में क्या सवाल आ रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में रखें, और डॉक्टर विनोद चौधरी के विचार आपको कैसे लगे हमें जरूर बताएं। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। कैमरामैन अजय के साथ मैं आशीष दलाल, ADR लाइव।